एक बार समंदर में एक छोटी मछली बहुत दिनों से ओशन यानी कि समंदर को ही ढूंढ रही थी। इस स्टोरी का शीर्षक यानी हेडिंग है द स्टेंच ऑफ केरोसिन यानी केरोसिन की महक। सेक्शन ए में जहां टेस्ट करती है आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बिट ऑफ एप्लीकेशन, वहीं सेक्शन बी ये टेस्ट करती है कि आप इसको रियल टाइम यानी रियल टाइम केस स्टडी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार एस्पिरेंट्स, आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या करने वाले हो, तो एज अ बिगनर ये क्लैरिटी चाहिए होती है कि कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो इसीलिए हमने लाया है सीरीज फॉरगेट रैंडम बुक्स स्टार्ट विद दिस, जिसमें पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी हिस्ट्री बुक्स, पार्ट 2 ज्योग्राफी, पार्ट 3 पॉलिटी, पार्ट 4 इकोनॉमिक्स, पार्ट 5 इंडियन सोसाइटी, पार्ट 6 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पार्ट 7 साइंस एंड टेक और पार्ट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स को अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो ये मैच्योरिटी होना कि सोसाइटी में क्या गलत है और क्या सही है। वहीं अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम हमेशा राइट पाथ को ही चुने। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल स्किल सेट, यानी जब हम पब्लिक सर्विस यानी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे तो ये जरूरी है कि वी शुड बी एथिकल, we should have integrity and we should have the right aptitude। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार समंदर में एक छोटी मछली बहुत दिनों से ओशन यानी कि समंदर को ही ढूंढ रही थी। तो उसने एक बड़ी मछली से पूछा, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द ओशन? उसने कहा कि आप इस समंदर में मेरे से पहले से ही हो, तो क्या आप बता सकते हो कि समंदर यानी कि ओशन कहाँ है? तो बड़ी मछली ने कहा, द ओशन इज द थिंग यू आर इन नाउ, यानी अभी जहां तुम हो वो तो ओशन ही है। तो छोटी मछली कहती है कि ये तो बस पानी है, शायद आपको नहीं पता कि समंदर कहाँ है। और ये कहकर छोटी मछली समंदर ढूंढने निकल जाती है। इसी तरीके से एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड हमारे अंदर होता है, हमें बस उसका साक्षात्कार करना है और उसे सोसाइटी में अप्लाई करना है और अपना एक बेटर वर्जन हर दिन हर वक्त बनना है। इसी कॉन्टेक्स्ट को हम एक डिफरेंट स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। इस स्टोरी का शीर्षक यानी हेडिंग है द स्टेंच ऑफ केरोसिन यानी केरोसिन की महक। एक बार की बात है कि एक कपल बहुत ही हैप्पीली रहता था। उस कपल का नाम था, हस्बैंड का नाम था मानक और वाइफ का नाम था गुलेरी। वो दोनों बहुत खुशहाल थे। गुलेरी हर वर्ष अपने माता पिता के घर जाया करती थी और मानक उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत दुखी रहता था। शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन इस कहानी में एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि शादी के 7 साल बाद भी इन्हें कोई अपना चाइल्ड यानी कि बच्चा नहीं है। जो ये बात इनकी मदर को लगता है कि अब अगर कोई चाइल्ड नहीं होगा तो हमारा फैमिली आगे कैसे जाना जाएगा, उसका नाम आगे कैसे बढ़ेगा। तो कपल इज वेरी हैप्पी, बट समवेयर डाउन द लाइन मदर इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुलेरी अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने गांव जाती है। और इसी समय जब गुलेरी घर पर नहीं होती है तो मानक की माताजी मानक को कहती है कि फैमिली का नाम आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें दोबारा शादी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मानक राजी नहीं होता है, वो इसका विरोध करता है। लेकिन उसके बावजूद भी मानक की माता एक लड़की को लेकर आती हैं और वो बताती हैं कि इस लड़की से तुम्हें दोबारा शादी करनी पड़ेगी। और मानक एक प्रेशर में आता है और वो दोबारा शादी कर लेता है। शादी से उसकी माता तो खुश होती है, लेकिन मानक बहुत दुखी रहता है कि वो गुलेरी को अभी भी एज अ वाइफ रेस्पेक्ट करता है और लव करता है। लेकिन जब ये खबर गुलेरी को अपने माता पिता के घर पर पता चलती है तो गुलेरी को विश्वास नहीं होता कि मानक ने उसके रहते हुए ही दोबारा शादी कर ली है। और इसी से वो इतनी दुखित होती है कि वो केरोसिन डालकर आत्महत्या कर लेती है। और जब मानक को पता चलता है कि उसकी पहली पत्नी गुलेरी केरोसिन डालकर खुद को जलाकर आत्महत्या कर चुकी है, तो वो दुखी रहने लग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कारण उसका दूसरा विवाह है। और इसी बीच मानक को एक लड़का होता है जो उसे दूसरे पत्नी के द्वारा प्राप्त होता है। और जब उसकी माँ मानक के पास उसके पुत्र को लेकर जाती है और मानक जब उसे गोद में लेता है तो मानक कहता है कि इस बच्चे से केरोसिन की बदबू आती है। अब जब आप इस पूरी स्टोरी को सुनते हो
तो आप बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ये डिसाइड करते हो कि इसमें क्या सही हुआ और ये क्या गलत। तो यही एग्जाम्पल है कि सोसाइटी में क्या सही हो रहा है क्या गलत, और इसी समझ और एप्लीकेशन को हम कहते हैं एथिक्स। और जब आप किसी भी सिचुएशन में कोई गलत काम नहीं करते, हमेशा सही का साथ देते हो, तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। अब हम अपने एथिक्स और इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के इस विषय को आगे लेकर चलते हैं। अब हम अपनी डिस्कशन को यूपीएससी पर्सपेक्टिव में लेकर चलते हैं, जहां पर जीएस पेपर 4 का पूरा सिलेबस है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो यू बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, आपको यह भली भांति पता होता है कि समाज ने किन सब चीजों को सही और गलत बताकर रखा हुआ है। उसी तरीके से चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, आप हमेशा अगर सही रहते हैं, सही का साथ देते हैं, यू बीइंग ऑन द राइट पाथ, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रिटी। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल स्किल सेट, यानी किसी कार्य को करने के लिए जो कौशल चाहिए वो आपके पास है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर 1, 2, 3 लमसम अगर देखा जाए तो उसमें स्टूडेंट्स के जो मार्क्स डिफरेंसेस है वो ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर मैं जीएस पेपर 4 एथिक्स पेपर की बात करूं तो इसमें वो अपॉर्चुनिटी है कि आप ह्यूज डिफरेंस मार्क्स में क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज इसमें थ्योरी है और एप्लीकेशंस भी है। इस डिस्कशन को और आगे लेकर चलते हैं। यूपीएससी जीएस पेपर 4 में अगर हम एथिक्स की बात करें तो उसमें दो सेक्शन आते हैं, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। सेक्शन ए में ओवरऑल 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम सब क्वेश्चंस को भी लें तो इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, यानी 10 इंटू 13 टोटल हो गए 130 मार्क्स। वहीं जो सेक्शन बी है ये पूरा ही सेक्शन केस स्टडीज का होता है, यानी जो भी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं इसमें आपको अप्लाई करना है रियल टाइम सिचुएशंस में। तो इसमें आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, यानी ये सेक्शन होगा कुल 120 मार्क्स का, यानी 120 मार्क्स 130 टोटल 250 मार्क्स का पूरा आपका जीएस पेपर 4 होगा। अब हम इसको एक अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। सेक्शन ए में थ्योरी बेस्ड और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इवैल्यूएट करने के लिए कि एक एस्पिरेंट की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एथिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की कितनी अच्छी है। वहीं सेक्शन बी में आपको केस स्टडीज दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा। यहां पर यह टेस्ट किया जा रहा है कि जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं क्या उसको रियल टाइम वर्ल्ड सिनारियो में उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये पर्टिकुलर पेपर में थ्योरी के साथ आपको एप्लीकेशन भी आना जरूरी है। सेक्शन ए में जहां टेस्ट करती है आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बिट ऑफ एप्लीकेशन, वहीं सेक्शन बी ये टेस्ट करती है कि आप इसको रियल टाइम यानी रियल टाइम केस स्टडी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस किया जाए 2015 से 2024, तो देखते हैं कौन से टॉपिक से कितने सारे सवाल पूछे गए। तो वहीं अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 3 सवाल, एप्टीट्यूड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज 5 सवाल, एटीट्यूड से 5 सवाल, इमोशनल इंटेलिजेंस 6 सवाल, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन 7 सवाल, एथिक्स इन गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी 21, ethics and human interface 22 questions, ethics in public administration 27 क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं एथिकल आइडियाज ऑफ थिंकर्स। तो आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर देखिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहां से पूछे गए हैं। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगे तो हर दिन रियल टाइम सिनेरियो में ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे, आपको डिसीजंस लेने होंगे जो मॉरली करेक्ट हो। फिर सिचुएशन आएगा कि राइट या रॉन्ग क्या है, आपको रेगुलेशन ज्यादा करना है, फ्रीडम ज्यादा करना है, दैट हैज टू बी सॉल्व। तो वो डिलेमा आएगा जिसको आपको नेविगेट करना है। उसके बाद आपको हमेशा सच यानी राइट पाथ का ही साथ देना है, यू हैव टू बी ऑन द राइट पाथ। तो यू हैव टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी, और आपके पास वो कौशल, वो स्किल सेट होना चाहिए जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको।
और ये सारी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, सारी थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो आप एक अपग्रेडेड वर्जन बनते हो, ताकि इन सब चैलेंजेस को आप भली भांति सॉल्व कर सको और नेविगेट कर सको। सिविल सर्वेंट को किस तरह की एथिकल वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए, कैसी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्या एप्टीट्यूड होनी चाहिए, उसी के लिए एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ बाय नोबल कमिटी, जिसमें उन्होंने बात की थी सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेल्फलेसनेस में उन्होंने बात की थी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं शुड बी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। पब्लिक ऑफिस जब आप होल्ड करेंगे तो इट शुड बी सोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। उसके साथ ही जब वो इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो वो ये कहना चाहते हैं दे शुड नॉट एक्ट और टेक डिसीजंस in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family or their friends। यानी हमारा सारा काम पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए। देन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली, फेयरली एंड ऑन मेरिट, यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस। फिर बात होती है अकाउंटेबिलिटी की। तो पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल टू पब्लिक फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शन एंड मस्ट सबमिट देमसेल्फ टू द स्क्रूटिनी नेसेसरी टू एंश्योर दिस। स्क्रूटनी के लिए भी खुद को अवेलेबल रखना है। फिर बात आती है ओपननेस की। तो पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट एंड टेक डिसीजन इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब कोई चीज ओपेक नहीं होनी चाहिए। देन ऑनेस्टी। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी ट्रूथफुल। और लास्ट में आती है लीडरशिप। लीडरशिप फियरलेस हो सो दैट चैलेंज पुअर बिहेवियर वेर एवर इट अकर्स। So these are the qualities which should be there in a public office or a public servant। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हमारा पढ़ने का एक स्ट्रक्चर ये होगा कि हम सबसे पहले सिलेबस पढ़ेंगे किसी भी विषय को जब शुरू कर रहे हैं, उसके बाद उसके 10 साल के PYQs को पढ़ेंगे और फिर जाकर हम टेक्स्ट बुक्स ओपन करेंगे। तो हम एक बार सिलेबस देखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 4, एथिक्स, integrity and aptitude। This paper will include question to test candidates' attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society। Questions may utilize the case study approach to determine these aspects। The following broad areas will be covered: ethics and human interface, essence, determinants and consequences of ethics in human action, dimensions of ethics, ethics in private and public relationship, human values, lessons from the lives and the teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institutions in inculcating values। Attitude, content, structure, functions, its influence and relation with the thought, behavior, moral, political attitudes, social influence and persuasion. Aptitude and foundational values for civil services, integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker section. Emotional intelligence, concepts and their utilities and application in administration and governance. Contribution of moral thinkers and philosophers from India and the world. Then we have public services, values and ethics in public administration, status and problems, ethical concern and dilemmas in government and private institution, laws, rules, regulations and conscience as a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, corporate governance। Then probity in governance। probity मतलब high moral principles, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, codes of ethics, codes of conduct, citizens charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds,
challenges of corruption, and case studies on above issues. So this is the complete syllabus of ethics, integrity and aptitude for GS paper 4. सिलेबस पढ़ने के बाद वी विल एनालाइज एटलीस्ट लास्ट 10 years PYQs. जब आप PYQs एनालाइज करेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी कि किस थीम से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका डिमांड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल क्यों पूछा गया. एथिक्स पेपर इज हाईली रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स गोइंग अराउंड. इसीलिए यू हैव टू एंश्योर दैट यू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस कि ये सवाल इस साल पूछे गए हैं. और जैसे आप PYQs पढ़ लोगे तो आप उसको NCERT के साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे, बिकॉज NCERT का लैंग्वेज इजी है, आप आसानी से सब्जेक्ट को पिकअप करोगे और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा. और जब आप NCERT पढ़ोगे तो इसके साथ एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं आपको, दैट इज लेक्सिकन. आप लेक्सिकन बुक को साथ में पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी. और जैसे कि मैंने आपको बताया, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑल्सो. तो आपको एक न्यूज़पेपर, मे बी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एज पर योर इंटरेस्ट, आप उस न्यूज़पेपर को साथ में लेकर चलेंगे. और जब आपका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी क्लियर हो जाएगा, देन मे बी यू कैन प्रिफर अदर बुक्स फॉर case studies, like I have suggested this one written by Mr. G. Subba Rao and P.N. Rao Chaudhary. NCERT की बात करें तो एथिक्स पेपर के लिए आपको 2 NCERT पढ़नी है ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड फाउंडेशन. से फॉर एग्जांपल क्लास 11 के NCERT में दिया है व्हाट इज साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेंसरी अटेंशनल परसेप्चुअल processes, learning, human memory, thinking, motivation and emotion. So this will help you to understand ki what is the psyche of human being, what are their emotions, how they behave in a certain situation, and why they behave in a certain way in a certain given situation. So that will be covered here. Apart from that, in class 12 psychology book, in class 12 you will be doing variation in psychological attributes, self and personality, meeting life challenges like mental health, how to handle stress, psychological disorders, therapeutic approaches, attitude and social cognition, social influence and group processes, peer pressure and all. तो ये सारी चीजें आपकी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में हेल्प करेगी. अपार्ट फ्रॉम offline learning, there are good online source of learning. Say for example, you can visit Department of Administrative Reforms and Public Grievances website, where you will get second Administrative Reform Commission reports, जिसमें जो ये फोर्थ रिपोर्ट है विच टॉक्स अबाउट एथिक्स इन गवर्नेंस, विच इज दिस वन, इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपके सिलेबस को बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, कॉन्टेक्स्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, यू कैन फाइंड इन दिस कंटेंट पेज. से फॉर एग्जांपल एथिकल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क फॉर फाइटिंग करप्शन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिस्टमिक रिफॉर्म्स, प्रोटेक्टिंग द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट सिविल सर्विसेज. So this topic will help you. So आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं. And if you can see, it is around 160 to 170 pages which you can easily read, and it will help you in your ethics preparation. Apart from this, you can also visit the Ministry of Personal Public Grievances Department of Personal Training website, and you can download this document, which is Civil Services Contemporary Dictionary, created by the department and United Nations Development Program. And if you see the topics of this PDF, ये सब important है. Ethos, ethics, equity in that, decision making, empathy, and then innovative thinking, problem solving. So these all topics will be helping you. If you visit the website of Indian Institute of Public Administration, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, अगर उन वर्ड्स को आप सर्च करोगे along with writing IIPA, so you can find this results. Say for example, integrity, subtopics, integrity, self-confidence, attention, then ethics in governance, then building ethics in decision making to achieve productivity. So you can find, इस तरह से सर्च करोगे तो आप वेबसाइट में you can get lot of PDF which you can directly utilize in your answer writing. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने नोट्स को कैसे स्ट्रक्चर करोगे. एथिक्स के सिलेबस में जितने भी टर्म्स या कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, सबसे पहले आप उनको डिफाइन करोगे, उनके डेफिनेशन को लिखोगे. उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कैन बी ऑफ पर्सनल और पब्लिक लाइफ, रिलेटेड टू कंटेम्पररी और हिस्टोरिकल, देन related quote to the context of that
term. So for example, the quote can be by Mother Teresa, Mahatma Gandhi, MS Dhoni, but it should relate to the context of that particular terminology. Then diagrams. Diagrams क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको या तो 150 वर्ड्स या तो 250 वर्ड्स में लिखना है, एंड यू हैव लार्जर थिंग्स टू से, यू हैव मोर थिंग्स टू से, तो हम उसको डायग्राम के माध्यम से अगर उसको बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो मार्क्स फेचिंग भी होगा और अपनी ज्यादा बात रख पाएंगे. एंड यूज कीवर्ड्स विच कैन मेक योर आंसर मोर मीनिंगफुल, लॉजिकल एंड रेलिवेंट टू द क्वेश्चन डिमांड. एंड देन जो रिलेटेड थ्योरी है, जो रिलेटेड वहां पर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वहां पर आप मेंशन कर सकते हो. तो whenever you are creating your notes, these points should be there: definition, example, quotes, diagram, keywords and theory. And most important is that you read syllabus, you go through PYQs and accordingly structure your answers and notes making. जब आप अपने आंसर को लिखोगे या नोट्स बनाओगे, तो there has to be structuring, which is logical flow and points in a systematic order. जिसमें जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो होना चाहिए strong conceptual introduction, जिसमें आप उस key ethical term को define करेंगे. Then if I talk about the diversity of examples, आप जो examples देंगे that should not be same. It can be related to historical, contemporary events, personal or public life examples. जब हम conclude करेंगे तो you can have an insight, एक relevance. Say for example, you can put a quote or you can put a thought provoking idea. और उसी तरीके से जब हम सेक्शन बी केस स्टडीज की बात करेंगे तो यू कैन पुट एक्सटेंसिव आर्गुमेंट, बट मेक श्योर इट शुड बी विद इन द वर्ड लिमिट्स, एंड यू कैन यूज रियल लाइफ एथिकल डिलेमास, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस एंड हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस. So this is how you have to create your notes for civil services, and this is how you have to create notes for ethics and structure your answers. अब चलिए हम कुछ रियल टाइम मेंस के क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस साल क्यों पूछा गया. से फॉर एग्जांपल 2024 में एक सवाल आया कि द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ input for administrative rational decision making is a debatable issue. Critically examine the statement from ethical point of view. So this is basically from the topic ethics in governance, accountability and transparency. अब देखते हैं ये सवाल इस साल क्यों पूछा गया. If you see, there was an article in The Hindu. उस पूरे एक साल, जिस साल हमारा ये एग्जाम था, ये सवाल और ये कंटेंट न्यूज के रूप में चलता रहा. Can AI be ethical and moral? Programming ethics into machine is complex and the world must proceed cautiously with artificial intelligence. So this article was already there in The Hindu. Same context, but there was one more article in Indian Express. Express view on India and AI regulation, the cutting edge. तो इस तरह के जब आपको आर्टिकल्स दिखते हैं तो यू शुड वर्क अपॉन इट. और जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर किया है अबाउट डेफिनेशन, एग्जांपल, कोट, राइट, सो इन द सेम फॉर्मेट यू शुड मेक योर नोट्स. इनसे आपको नोट्स निकालने हैं. अब हम देखते हैं कि 2025 में एक सवाल आया है, वो क्यों पूछा गया है. लेट्स डिस्कस दैट. 2025 के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को अगर एनालाइज किया जाए तो सोशल मीडिया पर जो आर्टिकल आ रहे थे एक डिलेमा दिखा रहे थे, गुड और बैड. से फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं पावर एंड पिटफॉल्स ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है. देन द सेकंड, इन क्रिंज कल्चर एरा पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इज रिस्की. बिजनेस सेज जेनजी, ये जेनजी का है, वो क्या कह रहे हैं. In an age where personal freedom is called free will by the chronically online. So basically they are talking about a free will, right? उसी तरीके से एक और आर्टिकल आती है, abuse of right to free speech and social media increasing, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा. And then it was talked especially on social media and called for self restraint and regulation. So we can see एक तरफ freedom, एक तरफ regulation, इस तरीके के पोस्ट और आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते रहे. And hence हमें 2025 में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है. इन द प्रेजेंट डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो उसका दो पर्सपेक्टिव है. एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन को रेवोल्यूशनाइज किया है, इंप्रूव किया, लेकिन देयर आर एथिकल इश्यूज एंड चैलेंजेस डिस्क्राइब.
So if you see, ये पूरा ही न्यूज़पेपर में उस साल 2025 में चला है, and that is why it is in the question paper. इसीलिए एथिक्स के पेपर को जब हम स्टडी करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड केस स्टडीज, वी विल आल्सो हैव अ गुड कैच ऑन द करंट अफेयर्स की कौन सी टॉपिक किस कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स के पेपर में पूछी जा सकती है। इसीलिए हमें पूरा एनालिसिस करना है। और एथिक्स को डिस्कस करने के बाद हम पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। और आप अगर बिगनर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको मिले राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट और राइट कॉन्सेप्ट, तो आप अथर्व IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।